तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा, यात्रा का क्या लक्ष्य है? कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहते हैं। मेरे उस समय दिमाग में आया, मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूं, कल भाषण में बोलूंगा। यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं, चाहे ये आर्मी के हों, चाहे सीआरपीएफ के हों, चाहे ये कश्मीर के लोगों के हो, ये फोन कॉल बंद हो जाए। अब मैं ना किसी का हबीब हूँ, ना किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम न आ सका वो मैं एक मुश्त गुमार हूँ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट और मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज समाप्त हो गई और इसके साथ ही राहुल गांधी की इस यात्रा का एक राजनीतिक आकलन आज से शुरू हो जाएगा। हालांकि यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल उठे। कांग्रेस, इस यात्रा से कांग्रेस को क्या लाभ होगा, राहुल गांधी की छवि को क्या किस तरह का फ़ायदा होगा, इस तरह की बातें होती रहीं। लेकिन आज यात्रा के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इस यात्रा को लेकर अपना एक आकलन पेश किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को कैसे देखती है और किस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा को लेकर खड़े किए हैं। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा की जब भी बात होगी तो ये सवाल सामने आएगा कि राहुल गांधी ने किन सवालों के साथ कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और उन सवालों को कैसे आगे बढ़ाया गया, उन सवालों को भारत की जनता ने कैसे लिया और किस तरह से कांग्रेस ने उन सवालों पर एक कदम आगे बढ़ाया है और कांग्रेस ने किस तरह के सवाल लोगों के सामने रखे हैं और क्या वो सवाल 2024 में महत्वपूर्ण होंगे, क्या वो सवाल जनता के दिमाग में होंगे, क्या जो नफ़रत का सवाल है कि इस देश में नफ़रत फैलाई जा रही है किसी सत्ताधारी पार्टी की ओर से, कोई ताकतवर पार्टी की ओर से और उनके लोगों के ज़रिए इस देश में नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का सवाल खड़ा किया गया। महंगाई का सवाल भी खड़ा किया गया, बेरोज़गारी का सवाल भी खड़ा किया गया। तो इन सवालों पर देश की जनता मंथन करेगी। 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इसके काट में भारतीय जनता पार्टी किस तरह के सवाल उठा रही है, ये भी एक आकलन का विषय है, चर्चा का विषय है और लोग जरूर इनकी बात को भी सुनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे ताकतवर और एक ऐसी पार्टी है जिसकी ज़मीन तक पकड़ है, जिसकी काफ़ी गहराई से लोगों तक वो पहुंच पाए हैं। तो अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा का आकलन कैसे किया जाए। आज जब राहुल गांधी जिस वक्त श्रीनगर में भाषण कर रहे थे, बर्फबारी हो रही थी और बर्फबारी के बीच जिस तरह का एक माहौल था, उस माहौल में राहुल गांधी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी शायद अपने भाषण में बहुत राजनीतिक बातें नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ अपने अनुभवों को साझा करने वाले हैं। उनके साथ उनके पास कुछ कहानियाँ थी, जिन कहानियों को वो लगातार अनफोल्ड कर रहे थे, उसे बताते जा रहे थे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इस मंच से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है और निश्चित रूप से उन राजनीतिक संदेशों पर भी चर्चा होगी कि आने वाले समय में क्या उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं वो जनता उस पर विचार करेगी और जनता क्या उसके हिसाब से अपना जो धारणा है, अपनी धारणा बनाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए राहुल गांधी की इस यात्रा का अलग अलग तरीके से आकलन हो रहा है। मैं इस वीडियो में राहुल गांधी की उस बात की चर्चा जरूर करना चाहूँगा। राहुल गांधी ने श्रीनगर में अपने भाषण में कई तरह की घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए वो भावुक भी हुए और क्या कहा है उन्होंने, ये आप पहले सुन लीजिए। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था
और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, माँ आई। माँ बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है, ये जो है ना, इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। उसके बाद 6-7 साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया। 21 में टेलीफोन आया। जैसे बहुत सारे, जैसे जो पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। वैसा ही टेलीफोन आया। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा, मैं जानता हूं।
पापा मर गए? कहते हैं हाँ। मैंने कहा धन्यवाद, फोन रख दिया। तो मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जब फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है, एक जो अपने समान विचारधारा के दलों को एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो सके कि वो विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाए। हालांकि उनकी कोशिश थी, इस कोशिश में वो जरूर नाकामयाब हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को कैसे देखती है ये जानना भी ज़रूरी है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर किस तरह से अपनी राय रखी है ये एक अहम सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस वक्त लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है, और वो जिस तरह के इसको नैरेटिव इस यात्रा को लेकर पेश करने की कोशिश कर रही है, वो बहुत कुछ कहता है। और इसीलिए जब आज सुधांशु त्रिवेदी इस यात्रा को लेकर अपना उन्होंने आकलन पेश किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे, तो जिन सवालों को उन्होंने रेज किया है उन सवालों को समझना जरूरी है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर इस यात्रा को असफल बताया और कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा जो शुरू की, उस यात्रा का नाम जरूर भारत जोड़ो यात्रा था, लेकिन उसमें जो विभाजनकारी लोगों का एक बहुत बड़ा समूह दिखाई दिया। उन्होंने इस सिलसिले में कई नामों की चर्चा की है, और वो इसको चर्चा करते हुए वो जॉर्ज पुनिया से लेकर एसपी उदय कुमार से लेकर कमल हासन और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कन्हैया कुमार की चर्चा भी की है। क्या कहा है भाजपा ने राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर, ये सुनना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपको मैं ये वीडियो सुनवा रहा हूँ। उनके इस हिस्से को आप सुन के आप खुद आकलन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस यात्रा के बारे में क्या कहना है और कैसे इसका नैरेटिव एक पेश करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप पूरी यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी। जिसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बियाबान में से अपने को स्थापित करने की जद्दोजहद में अपनी मंजिल मकसूद से पूरी तरीके से महरूम रही। और यह यात्रा बहुत विडंबनापूर्ण भी थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? केरल में, जहां पर इनके वो नेता जिन्होंने सड़क पे बीफ पार्टी की थी, वो इस यात्रा के पहले सहभागी बने। उसके बाद तमिलनाडु में एंटर करती है, तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया है जिसने एलानिया कहा कि वो जूते इसलिए पहनते हैं कि भारत की धरती को अपवित्र मानते हैं, और राहुल गांधी जी के साथ बातचीत में वो हिंदू देवी देवताओं पे तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, वो उनके साथ बैठे दिखाई पड़े। उल्लेखनीय बात यह है कि जहां शुरुआत हुई थी केरल में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, वहां वो फादर जोसेफ क्या नहीं गए, इनके हाथ काट दिए गए थे। मगर जॉर्ज पुनिया के यहां जाने का उनको तमिलनाडु में समय मिला। केरल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी के.ई. मेनन और पद्मश्री से सम्मानित श्री गोपीनाथ नायर के स्मारक का अनावरण करने के लिए उन लोगों ने जाकर राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया था, परंतु उस स्मारक का अनावरण करने का उन्हें समय नहीं मिला, जिसके लिए बाद में केरल कांग्रेस ने खेद भी व्यक्त किया। मगर तमिलनाडु में आते हैं तो ऐसे नेता के साथ इनको रहने में, जिनका नाम एसपी उदय कुमार था, जो एक समय में तमिल पृथकता का वक्तव्य तक दे चुके हैं, उसके साथ मिलने का समय मिलता है। फिर तमिलनाडु में एक
अभिनेता से असफल नेता बने। कमल हसन जी को वो इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि नेशन विद ए कंफ्यूज विजन। वास्तविकता ये है कि दोनों ही एक कंफ्यूज नेता एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे या जो भी उत्तर दे रहे थे। ये वो व्यक्ति हैं जिनके मुंह से आजाद कश्मीर जैसा शब्द भी निकल गया, उनको वो इंटरव्यू दे रहे थे। कर्नाटक पहुंचती है यात्रा। याद करिए, कर्नाटक के उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो पूर्व में रहे थे क्या बोले थे, हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र पहुंचती है यात्रा तो वीर सावरकर के खिलाफ नफरती बयान। गुजरात में जा नहीं पाती। गुजरात के पास पहुंचते हैं तो गुजरात की विकास की सबसे बड़ी विरोध की प्रतीक मेधा पाटकर, जिन्होंने गांधीयंस विद गन कहा था। देखिए, कंफ्यूज नेशन इसे कहते हैं कि गांधी और गन का संबंध जिन्होंने स्थापित किया था उनके साथ थे। उसके बाद उनकी यात्रा का जो स्थायी साथी था, तो यात्रा में बारात में सहवाला चलता है ना, तो वो जो थे वो एक छात्र नेता थे जिनकी ख्याति टुकड़े टुकड़े की संज्ञा से जुड़ी हुई है और जिन्हें इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय युवा नेता का विशेषण भी दे दिया गया। उसके बाद ये यात्रा दिल्ली पहुंचती है। अनेक विपक्षी दलों से वो आह्वान करते हैं, भाई अब तो आ जाइए, कोई आने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद यह यात्रा जब कश्मीर के नजदीक पहुंचती है तो फिर वो दिल की आरजू ऐसे लबों पर आती है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का बयान कौन बोलता है? यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह जी। ये ठीक है कि फिर उनके सामने से माइक भी हटाया जाता है। यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की ये यात्रा शुरू से अंत तक किस प्रकार की प्रवृत्तियों को साधे हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि न गांधी के प्रदेश में जा पाई, न नेहरू के प्रदेश में जा पाई। और सेना के बारे में ऐसे अपमानजनक बयान कहे गए, हमारे वीर सैनिकों के लिए पिटने की बात कही गई। और इससे बड़ा कंफ्यूजन आपको इस यात्रा में दिखाई नहीं होगा कि हर बयान में उन्होंने कहा कि वो नफरत के खिलाफ अपना अभियान चला रहे हैं, मगर इतने नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान वो श्रीमान सजा रहे थे, ये कोई भी समझ सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ क्या बोला, मुझे नफरत कहीं दिखी नहीं। मतलब इससे बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य आपको नहीं दे सकता कि मेरी यात्रा नफरत के खिलाफ थी, तथा कथित नफरत के खिलाफ, और मुझे तो नफरत कहीं दिखी नहीं। इसी यात्रा में उन्होंने कहा वो राहुल गांधी तो है ही नहीं, वो तो समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा सर्दी आपको इसलिए लगती है कि सर्दी से आप डरते हैं। मुझे लगता है ये कंफ्यूज नेशन की जो बात उन्होंने कही, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उस पूरी यात्रा के दौरान उनके स्वयं के आचरण में देखा। उसके बाद उन्होंने आकर अंतिम समय में जब यात्रा समापन के समय उन्होंने अपने परिवार को याद किया। तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, भारत जोड़ो की जब बात होती है, भारत तोड़ो कब हुआ था? जब भारत माता के 2 टुकड़े हुए, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में, जब उन्होंने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे, तब बाकायदा सिग्नेचर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव में। आधा पंजाब चला गया था, आधा बंगाल चला गया। उसके बाद जो बच गया, आजादी के बाद आप ही के परिवार के शासनकाल में आधा कश्मीर भी चला गया। उसके बाद जो बच गया तो 62 में अक्साई चिन और मानसरोवर भी चला गया। यानी जिसे कह सकते हैं कि आपकी भारत को क्या जोड़ा था कि आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, आज यदि आप झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं तो वो तब जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने इसके लिए अपने प्राण बलिदान किए, और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है।
और उसके बाद समय समय पे हमने उस कश्मीर के लिए जान की बाजी लगाकर हमारे नेताओं ने वहां जाकर झंडा फहराया और भारत के इतिहास के सबसे दृढ़ निश्चय के राजनीतिक निर्णय में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2019 में निर्णय लिया तो आज वो हालात बने हैं कि वहां पर जाकर 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की पूरी लाइन दिखती है, कतार दिखती है और आप यह झंडा फहराने में सफल हुए। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की यह यात्रा, जिसने एक नहीं अनेक मौकों के ऊपर पूरे इस 150 दिन के अपने कालखंड में जितने नफरत और घृणा के बयान थे, जितने नफरत और घृणा के प्रतीक लोग थे, उन सबको साथ में रखकर और पुनः एक बार स्मरण कराया कि जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है तो वो सारी की सारी प्रवृत्तियां जो कि भारत को समय समय के ऊपर बांटने में, समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के विभेद पैदा करने में निरंतर प्रयत्नशील रहती थी, और जिसका इस यात्रा का जो मूल उद्देश्य था कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं था। उन्हें विपक्ष के रूप में अपनी जो हैसियत समाप्त हो रही थी और विपक्ष के कई नेताओं के मन में जो महत्वाकांक्षाएं उठने लगी थी, चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, केसीआर जी हो या शरद पवार जी हो, उन सबको हैसियत दिखानी थी कि भाई हम तो इतने सारे राज्यों में हैं, आप कहां पर हैं। और इस उद्देश्य में और उसके बाद उन्हें यह प्रयास करना था कि वो सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में कर लें, परंतु उसमें भी ये पूरी तरीके से असफल रहे, क्योंकि किसी भी बड़े विपक्षी नेता ने या किसी भी बड़े दल ने उनका साथ आने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में न केवल नेहरू और गांधी के प्रदेश को टच कर पाए, क्योंकि गुजरात भी नहीं जा पाए थे राहुल उस तरह से, और नेहरू का प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी यात्रा बहुत ही संक्षिप्त थी। तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने टिप्पणी की है और कई तरह के सवाल उठाए हैं, और देखना ये होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर आने वाले समय में किस तरह से आकलन पेश होता है, किस तरह से आकलन किया जाता है, और खुद कांग्रेस इस यात्रा को लेकर, इस यात्रा से जो अनुभव कांग्रेस को हासिल हुए हैं, जो अनुभव राहुल गांधी को हासिल हुए हैं, उन अनुभवों को किस तरह से पार्टी भुनाती है या राहुल गांधी खुद अपनी इस यात्रा को लेकर आगे आने वाले समय में अपनी राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा के बाद भी एक पश्चिम से पूरब की ओर एक यात्रा होगी, ताकि भारत की इस यात्रा को पूरा किया जा सके, पूरे भारत को मथा जा सके, और निश्चित रूप से वो यात्रा राहुल गांधी को समृद्ध बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरी यात्रा के दरमियान खुद को समझने की कोशिश की है, भारत को समझने की कोशिश की है, और अपने बारे में जो उन्होंने कहा है मीडिया के जरिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, वो भारत कितना समझ रहा है, ये भी एक सवाल सामने है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आखिर में आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने आपको इसकी जानकारी मिल जाए।